हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिकैम साइंस में। जैसा कि आप सबने पहले भी वीडियोस देखे होंगे और मेरा इंट्रोडक्शन है। माई सेल्फ प्रेम कुमार। आई हैव डन माई BSMS डुअल डिग्री प्रोग्राम फ्रॉम आईसर मोहाली विद द सब्जेक्ट केमिस्ट्री मेजर एज ए सब्जेक्ट। आई एडमिटेड इन दैट इंस्टीट्यूट थ्रू IIT JEE रैंक। और आज हम लोग बात कर रहे हैं, आज हम लोग टॉपिक जो लेके आए हैं कार्बन फैमिली का ही इसी सीरीज में। आज हमारा मेन फोकस होगा सिलिकॉन पे, और सिलिकॉन के जो मेन हम लोग बात करेंगे SiO2 के मिनरल के ऊपर। इस पे हम लोग आज डिटेल से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि जो अपनी अर्थ क्रस्ट है, उसका 90% जो पार्ट है वो सिलिका और सिलिकेट से भरा हुआ है। तो जो हमारा अर्थ क्रस्ट है उसमें लगभग 95% तक सिलिका और सिलिकेट पाए जाते हैं। सिलिका और सिलिकेट्स क्या हैं? मिनरल हैं Si के। तो ये क्या हैं? मिनरल हैं Si के। मिनरल है सिलिकॉन के, Si के मिनरल हैं। P ब्लॉक के ग्रुप 14 एलिमेंट में कार्बन के जस्ट नीचे ये आता है। कौन सिखाने गया सनकी पागल को। तो ये कार्बन के जस्ट नीचे ये आता है। तो इस तरह से ये सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर हम लोग बात करते हैं कि Si के मिनरल की बात करें तो धरती पर अपने अर्थ पर लगभग 3 तरह के मिनरल यूजली देखे जाते हैं। पहला है क्वार्ट्स और दूसरा है अपना, एक मिनट में करेक्ट करता हूँ, और दूसरा है अपना क्रिस्टोवालाइट। थर्ड है अपना ट्राइडाइमाइट। तो ये क्या है? ये तीनों ही क्रिस्टल हैं। इस चीज़ को समझिएगा, ये तीनों ही क्रिस्टल हैं और क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं। और इन तीनों का ही जो फॉर्मूला है, जो यूनिट है, वो SiO2 टाइप के हैं। ये तीनों ही SiO2 टाइप के यूनिट में पाए जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके 3 क्रिस्टल हैं, क्वार्ट्स, क्रिस्टोवोलाइट एंड ट्राइडाइमाइट। ये 3 तरह के क्रिस्टल्स नेचर में देखे जाते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन इनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि चूँकि ये सारे ही SiO2 से बने हुए हैं और SiO2 जो है उसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो कोवैलेंट नेचर का है। Si डबल बॉन्ड O कोवैलेंट नेचर का बॉन्ड है ये, जब ये SiO2 की फॉर्म में होता है। इसीलिए ये जो इसके मिनरल हैं क्वार्ट्स, इसके जो मिनरल हैं क्वार्ट्स, और जैसे कि अपना हो गया क्रिस्टोवालाइट, वैसे ही अपना हो गया ये ट्राइडाइमाइट। ये सब क्या हैं कि इंटर कन्वर्जेबल हैं इन टर्म ऑफ द हीटिंग। जब हम इनको हीटिंग प्रोवाइड करते हैं तो इनके जो SiO बॉन्ड हैं वो फ्लेक्सिनल बॉन्ड हैं। बाई टेकिंग द हीट ये अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, और लॉन्ग टाइम के लिए क्रिस्टल जो हैं क्वार्ट्स से क्रिस्टोवोलाइट्स में और ट्राइडाइमाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि हमारी अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले मिनरल्स आफ्टर लॉन्ग टाइम्स, फॉर एग्जांपल 50,000 ईयर के बाद में, अगर आपने क्वार्ट्स के रूप में डाला है तो हो सकता है वो क्रिस्टोवोलाइट के रूप में मिले। अगर वो क्रिस्टोवोलाइट के रूप में है तो वो हो सकता है ट्राइडाइमाइट के रूप में ऑब्जर्व किया जाए। तो ये तो इसका एक महत्वपूर्ण चीज़ है। जो थर्मल रीअरेंजमेंट होता है SiO बॉन्ड का, उसकी वजह से होता है। तो कार्बन के टॉप एलिमेंट में ये आता है। Si जो है कार्बन के जस्ट नीचे है, तो ये टॉप एलिमेंट में ही आता है। टॉप एलिमेंट में ही आता है और कार्बन मैक्सिमम +4 बैलेंसी शो करता है। ऐसे ही Si भी मैक्सिमम +4 बैलेंसी शो करता है, यानी कि CN नंबर इसका 4 देखा जाता है और कार्बन का भी CN नंबर 4 देखा जाता है। लेकिन एक जानने की बात यह है कि चूंकि ये सेकंड नंबर पे आता है, इसलिए इसमें एम्प्टी d ऑर्बिटल होते हैं, जिसकी वजह से इसका CN नंबर 4 से ये CN नंबर 6 तक एक्सटेंड कर सकता है। ये अपना एम्प्टी d ऑर्बिटल में ऑक्सीजन के लोन पेयर को लेकर ये अपने CN नंबर को एक्सटेंड कर सकता है। और SiO बॉन्ड जैसा कि कोवैलेंट बॉन्ड है, इसकी अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 4 ऑक्सीजन एटम से घिरा होता है इस तरह से।
और इसके बगल में और यूनिट्स जुड़ी होती हैं। और यही कारण है कि जब SI CN नंबर 4 शो करता है कोवेलेंट नेचर में, तो ये एक तरह का नेटवर्क 3D नेटवर्क क्रिएट कर लेता है। तो 3D जो नेटवर्क है, 3D नेटवर्क किस तरह का क्रिएट करता है, आप उस ऑब्जर्वेशन को भी देखिएगा। जैसे SI है, SI है, SI है, ये भी सिलिका है, ऐसे ये भी सिलिकॉन है, इस तरह से। तो ये इस तरह से अपने बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, इस तरह से, इस तरह से। और भी यूनिट्स इसमें जुड़ी होती हैं जो इसमें पूरी तरह से नहीं दिखाई जा सकती, तो आप इमेजिन करिएगा। इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो ये तो 3D नेटवर्क है, ये 2D शीट में इस तरह से है। अगर ये 3D स्ट्रक्चर में जाएगा तो एक्चुअल में ये टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन में जाएगा। इसका स्ट्रक्चर TD होगा, यानी टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन में जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें किस प्रकार की कैविटी नज़र आएगी। जिस तरह से आपको ऑब्जर्वेशन करके दिखाते हैं, अब इसका 3D इमेज आप देखिएगा। टेट्राहेड्रल में एक्चुअल फॉर्मेशन इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है वो देखिएगा। इस तरह से होती है। और ये ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, तो ये बेंट शेप में रहेगा। और ये SI जो है वो टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन में रहेगा, इस तरह से। और इसी तरह से ये भी किसी और SI से जुड़ा होगा, इस तरह से। और ये SI भी टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन में रहेगा और फिर से ये बेंट शेप में जाएगा, इस तरह से। तो इस तरह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन जुड़े रहते हैं। अब आप समझ सकते हैं इसमें कि अगर ये 3D इमेज में जाता है, अब इसको हम लोग थोड़ा डॉट से दिखा देते हैं ताकि बेटर रिप्रेजेंटेशन कर सकें, इस तरह से। और इस ऑक्सीजन को इससे जोड़ देते हैं, तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं किस तरह से ये टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन हो गया है, इस तरह से। इस तरह से हम लोग इसको भी कर देते हैं, इस तरह से हम लोग इसको भी कर देते हैं। अब आप देखिएगा कि जिस तरह से 3D ज्योमेट्री आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप इसमें देखिएगा कि एक कैविटी नज़र आती है। ये एक तरीके रिंग फॉर्मेशन है। तो इसको कितने मेंबर का रिंग फॉर्मेशन होता है महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग यहाँ से नंबरिंग चालू करें 1, इसको हम लोग दूसरा कलर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 एटम का रिंग फॉर्मेशन होता है, रिंग फॉर्मेशन होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि कैविटी फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन 3D में देखा जाता है। तो ये तो एक बात हो गई इसकी। अब हम लोग थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं SiO बॉन्ड के बारे में। तो जो SiO बॉन्ड है वो वेरी स्टेबल बॉन्ड है। हम लोग कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो ये जो SiO बॉन्ड है वो नॉन रिएक्टिव है। नॉन रिएक्टिव इन टर्म ऑफ द केमिकल एनवायरनमेंट, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन अंडरगो ईजिली नहीं करता, केमिकली इफेक्टेड नहीं है। अगर आप इस पे एसिड बेस डालते हैं तो ये ईजिली इफेक्टेड नहीं करता। हाई टेम्परेचर चाहिए होता है तब तो आप इस SI बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, वो भी इतना ज़्यादा चाहिए कि ये बॉन्ड टूटता नहीं है। इसकी फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं, इससे SiO2 का कोई भी क्रिस्टल आप ले लें, जो भी क्रिस्टल हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किए हैं उनमें, जैसे ट्राइडाइमाइट हो गया, इस तरह के क्रिस्टल हम लोग कोई भी ले लें और उसकी हम लोग हैलोजन से क्रिया कराते हैं और रिएक्शन कराते हैं, तो देखा जाता है कि नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होती। इससे आप समझ सकते हैं कि SiO बॉन्ड क्यों इतना स्ट्रांग है। उसका मेन कारण तो ये है कि ये नेटवर्क फॉर्मेशन में है, तो बॉन्ड को, SiO बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं है। और दूसरा एक कारण और भी है जिसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही अगर हम लोग इसकी क्रिया हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं और SiO2 का रिएक्शन देखते हैं तो भी कोई रिएक्शन नहीं होता, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। ऐसे अगर हम लोग किसी एसिड से रिएक्ट कराएं और किसी मेटल से भी रिएक्ट कराएं तो भी किसी प्रकार का रिडक्शन या फिर रिएक्शन नहीं देखा जाता, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो अगर आप समझिएगा कि इस SiO2 क्रिस्टल के साथ में अगर आप हीटिंग को भी प्रेफर करेंगे तो भी कोई भी रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। तो फिर भी आप, इसका मतलब ये नहीं है कि केमिस्ट्री में हम इसको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस फिर भी देखी जाती हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे SiO2 का कोई भी क्रिस्टल्स आप लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई क्रिस्टल फॉर्मेशन हम ले लिया, ट्राइडाइमाइट ले लेते हैं, ऊपर जितने भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं क्रिस्टल्स जो हैं, जैसे क्वार्ट्स है, ट्राइडाइमाइट है, क्रिस्टोबालाइट है, इनमें से कोई भी क्रिस्टल्स अगर आप ले लेते हैं
और इसको हम लोग अगर ट्रीट कराते हैं NaOH से, तो ये NaOH क्या है, पीरियोडिक टेबल का स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर इससे हम लोग ट्रीट कराते हैं बेस से, तो ये Na2SiO3 टाइप का यूनिट बनाता है और वाटर रिलीज होता है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि ये कैसे फॉर्मेशन हुआ, आप इसकी अंडरस्टैंडिंग समझिएगा। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि जो क्रिस्टल है उसका 3D इमेजिनेशन को इमेजिन कीजिए कि क्रिस्टल में SiO2 किस फॉर्म में होता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह से होता है फॉर्मेशन में, ये इस तरह से बंधे होते हैं, इस तरह से अगर हम इस पे NaOH बेस को ट्रीट कराते हैं तो इसका जो OH निगेटिव है वो सिलिका पे अटैक करता है, Si पे अटैक करता है और ये बॉन्ड टूट जाता है। ऐसे ही इधर से एक OH निगेटिव आएगा और इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। और उसके बाद में फाइनली हमको जो यूनिट मिलती है वो किस प्रकार की मिलती है, SiO, ये फर्दर बॉन्ड हैं इधर, ये भी फर्दर बॉन्ड हैं इधर, इस तरह से। अगर इसकी बात करते हैं तो ये O और इसी तरह से O, तो ये कौन कौन से 2 बॉन्ड इसमें टूटे हैं, तो ये O निगेटिव यहाँ पे बनाएगा, ये O निगेटिव बनाएगा, ये O निगेटिव बनाएगा, ये O निगेटिव बनाएगा। तो फाइनली इसको सपोर्ट करता है सोडियम। तो इसीलिए जब भी हम SiO2 टाइप के क्रिस्टल को बेस से ट्रीट कराते हैं तो हमें इस प्रकार की यूनिट्स मिल जाती हैं, जिसमें सिंगल यूनिट भी हो सकती है, जैसे Na2SiO3 या फिर Na4Si2O6, इस टाइप की यूनिट्स भी हो सकती हैं जब हम लोग बेस से ट्रीट कराते हैं। वैसे ही अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं SiO2 के क्रिस्टल को अगर हम लोग ट्रीट कराते हैं HF से, HF क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, HF क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हम लोग इससे ट्रीट कराते हैं SI क्रिस्टल्स को, किसी भी क्रिस्टल को अगर ट्रीट कराते हैं तो देखा जाता है कि SiF4 बनता है और 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, Cn नंबर यहाँ 4 है। तो आप इस रिएक्शन को भी 3D में इमेजिन कर सकते हैं। सेम तरीके से जो हमारा नेटवर्क है, जो हमारा नेटवर्क पाया जाता है SI का कोवैलेंट नेचर में, इस तरह से अगर हम लोग इसमें HF से ट्रीट कराते हैं तो जो F निगेटिव है वो अटैक करता है SI पे और O बॉन्ड टूट जाता है, ऐसे ही इस पे अटैक करता है, ये भी टूट जाता है। ऐसे ही सारे ऑक्सीजन रिलीज होते हैं और SiF4 टाइप का कंपाउंड बनाता है। अब आप लोग एक डाउट ये देख सकते हैं कि जब हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से ट्रीट करा रहे हैं तो सिर्फ आउटर वाले ही ऑक्सीजन एटम जो हैं रिलीज हो रहे हैं और लिमिटेड अमाउंट में अटैक हो रहा है, इसीलिए Na2SiO3 टाइप का कंपाउंड बन रहा है। यानी कि इस केस में मात्र 2 SiO बॉन्ड टूटे हैं और इस केस में 4 SiO बॉन्ड टूटे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं SiF4 के केस में तो आप देखते हैं कि एक सिलिका के अराउंड 4 ऑक्सीजन होते हैं, तो चारों ऑक्सीजन निकल के चले जाते हैं और SiF4 बनता है। तो उसका कारण क्या है आप ये समझिए, रीजन क्या है। रीजन पहले तो आप ये समझिएगा, हम लोगों ने देखा कि SiO2 क्या है, क्रिस्टल फॉर्मेशन में 3D नेटवर्क है, उसमें कैविटी है। तो अगर किसी को SI के पास जाके अटैक करना हो तो उसका साइज स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि वो SiO बॉन्ड को ईजिली ब्रेक करे तो उसको SI तक पहुंचने के लिए स्मॉल साइज होना चाहिए। अगर वो बड़ा साइज होगा तो इस कैविटी में पहुंच नहीं पाएगा। ऐसे अगर हम लोग बात करते हैं NaOH में जो OH निगेटिव है, ऐसे ही HF में जो F निगेटिव है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि F निगेटिव क्या है, स्मॉल है, जबकि OH निगेटिव क्या है, वो बड़ा है एज कम्पेयर टू साइज की अगर हम लोग बात करते हैं। इसीलिए जो OH निगेटिव है उसकी जो रीचेबिलिटी है SI तक पहुंचने की वो कम है, इसीलिए Na2SiO3 टाइप का कंपाउंड बनता है। वहीं पे HF के केस में जो F निगेटिव है उसकी रीचेबिलिटी सिलिका तक पहुंचने की ज़्यादा है, इसीलिए SiF4 टाइप का कंपाउंड बनता है। 4 के 4 SI बॉन्ड जो हैं, SiO बॉन्ड जो हैं वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो ये तो एक महत्वपूर्ण बात है जो केमिकल रिएक्शन के टर्म में आपको समझनी चाहिए, SiO2 के टर्म में। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं।
जिस तरह से इस अगर अब हम लोग कुछ चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्रिस्टल की, जो है अपना SiO2 का ही, जिसे कहते हैं क्वार्ट्स है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि इसका यूज भी हम लोग डेली लाइफ में बहुत देखते हैं। ये एज ए पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल भी यूज होता है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के रूप में, इलेक्ट्रिक मटेरियल के रूप में यूज होता है। यूजली हम लोगों के क्लॉक में ये यूज होता है, घड़ियां जो बनाई जाती हैं, और जो मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन है उसमें भी हम लोग यूज करते हैं, रेडियो कम्युनिकेशन है उसमें भी हम लोग यूज करते हैं। अगर आप कभी रेडियो जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसको आप खोल के देखिएगा, तो जो बीच में सेंटर में गैंग टाइप का होता है पोर्शन, उसको तोड़िए तो उसमें भी क्वार्ट्स मटेरियल पाया जाता है। तो ये तो एक बात होगी इनके यूजेस के बारे में। अगर हम लोग बात करते हैं यहीं पे एक जो अगला क्रिस्टल है इसका, वो फॉर्मेशन है सिलिका। तो सिलिका भी एक SiO2 का ही मिनरल है, और इसका भी यूज आप समझिएगा ये ड्राइंग एजेंट के रूप में यूज होता है। किस तरह से? ड्राइंग एजेंट के रूप में यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये गुड एब्जॉर्बर है वो मॉइस्चर्स का। तो इसका आप सटीक एग्जांपल आप देखिए, जब भी आप कभी ट्रॉली ऑर्डर करते हैं अमेजन या फ्लिपकार्ट से, तो आप देखिएगा उसमें एक छोटा सा पैकेट होता है, उन पैकेट्स में कुछ गोलियां टाइप की भरी रहती हैं और रवा टाइप का फाइन पार्टिकल होते हैं, तो वो सिलिका के ही होते हैं। वो मॉइस्चर एब्जॉर्बेंस के लिए डाले जाते हैं ताकि कपड़ों में फंगस ना लगे। यहीं पे सिलिका का एक और यूज है, वो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी में। आगे जब हम लोग कार्बन फैमिली पढ़ेंगे, कार्बन को डिटेल्स डिस्कस करेंगे, तो हम लोग जब प्यूरिफिकेशन की टॉपिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे कॉलम क्रोमेटोग्राफी को पढ़ते हैं। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो कॉलम की पैकिंग है, तो जो कॉलम की पैकिंग है उसमें हम लोग सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। सिलिका जेल एक कॉलम में भरा जाता है, इस चीज को समझिएगा। इस तरह का कॉलम होता है जिसको हम लोग पहले सिलिका से पैकिंग करते हैं, उसके बाद में फिर वो रन कराया जाता है। तो ये तो एक यूज हो गया सिलिका का जो हम लोग यूज देखते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा, और एक और कंपाउंड है इसी का SiO2 का, वो है किसलगम करके है। ये क्या है? ये किसलगम एक एमॉर्फस है, एमॉर्फस है। इस चीज़ को याद रखिएगा आगे फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये क्रिस्टल नहीं है, एमॉर्फस है SiO2 का, ठीक है। और ये यूज किया जाता है फिल्ट्रेशन प्लांट में, यूज्ड इन फिल्ट्रेशन प्लांट, फिल्ट्रेशन प्लांट में ये यूज किया जाता है। तो ये तो एक बात हो गई। अभी हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे, वो है अपना सिलिकॉन। तो हम लोग सिलिकॉन के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो पहले तो आप समझिए कि सिलिकॉन होता क्या है। तो जो सिलिकॉन है वो ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर है। जिस तरह से ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड होते हैं, वैसे ही ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड है। मतलब इसमें एक R कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, R टाइप का ऑर्गेनिक एल्काइल चेन होगी, और SI का कॉम्बिनेशन होगा, और उससे मिलकर एक पॉलीमर बनेगा। इस टाइप के पॉलीमर्स जो बनते हैं उनको सिलिकॉन कहा जाता है। यूजली इनकी जो रिपीटेटिव यूनिट है पॉलीमर में, वो SiR इस तरह से SiO टाइप की होती है। ये रिपीटेटिव यूनिट है, इसको हम लोग शॉर्ट में कह देते हैं R2SiO टाइप की रिपीटेटिव यूनिट्स ऑब्जर्व की जाती है। अभी हम लोग इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कैसे इसका सिंथेसिस होता है और क्या करते हैं। अब मान लीजिए अगर हमको इसको बनाना हो, अभी हम लोग यहाँ हेडिंग डालते हैं सिंथेसिस, और इसको बनाना हो, तो आप समझिएगा अगर हमको बनाना है इसको, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को कुछ यूनिट्स चाहिए होंगी। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि हम जो है सिलिकॉन एल्काइल टाइप का कंपाउंड अगर ले लें, हेलो एल्केन टाइप का कंपाउंड अगर हम ले लें, तो हम इसको बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल जो हम लोग ले सकते हैं, तो इसको बनाने के लिए जो हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल ले सकते हैं, वो ले सकते हैं हम लोग इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। ये सिलिका क्लोरीन का हेलोजन एटम का बॉन्ड फॉर्मेशन है, इसको हम लोग शॉर्ट में R2Si
Cl2 कहते हैं। ऐसे ही हम लोग इसका और भी ले सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे R जरूरी नहीं कि अल्काइल हो, एरोमेटिक भी हो सकता है, इस तरह से इसको भी हम लोग ले सकते हैं। ऐसे ही स्टार्टिंग मटेरियल इसका हम लोग एक और ले सकते हैं, जैसे ये है जिसमें इसमें तो 2 R लगे हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि 3 Cl लगे हों या 3 हेलोजन एटम कोई भी लगे हों आयोडीन ब्रोमीन टाइप के, और ये R है। ऐसे ही यहाँ पे R की जगह पे एरोमेटिक भी हो सकता है, ये पीएच टाइप का फंक्शनलिटी भी हो सकती है इस तरह से। तो ये 3D डायरेक्शन। अब इस चीज़ को समझिएगा कि जो अपना R2SiCl है, जब इसका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यानी कि जब हम इससे सिंथेसिस करेंगे R2SiO को, यानी SiO बॉन्ड बनाएंगे, तो यूजली ये बॉन्ड टूटेगा, तो इस डायरेक्शन में हमारी चेन प्रोसीड करेगी, तो जिसको हम कहते हैं 2 डायरेक्शनल प्रोपोगेशन। 2 डायरेक्शनल प्रोपोगेशन, ठीक है। प्रोपेगेशन हम लोग देखते हैं 2 डायरेक्शनल है। अगर हम लोग ये स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं तो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें 3 डायरेक्शनल ऑफ प्रोपोगेशन है, चेन का प्रोपोगेशन है चेन का। तो इस तरह से, तो डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द केमिकल कंपाउंड हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं। और इसी तरह से ये तो बात हो गई 3Cl की। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्टार्टिंग मटेरियल में केवल एक ही Cl हो और बाकी एल्काइल ग्रुप जुड़े हों, और ऐसे ही अगर यहाँ पे ज़रूरी नहीं R हो, यहाँ पे पीएच भी हो सकता है, एरोमेटिक फंक्शनलिटी भी हो सकती है, और Cl हो सकता है। तो आप इसमें भी देखते हैं, इसमें सिर्फ एक ऐसा ही Cl बॉन्ड है, तो इसका प्रोपोगेशन केवल 1 डायरेक्शन में होगा। इसीलिए हमेशा जो है हम लोग जब भी कोई पॉलीमर चेन बनाते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए एज ए स्टॉपर के रूप में हम लोग इसको यूज करते हैं। R3Cl को हम लोग आगे फ्यूचर में देखेंगे किस तरह से हम लोग इसको यूज करेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं फॉर्मेशन के लिए। अब फर्स्ट सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल का सिंथेसिस करते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल सिंथेसिस, स्टार्टिंग मटेरियल सिंथेसिस फॉर सिलिकॉन फॉर्मेशन। अब आप इस चीज़ को देखिएगा, हम लोग बारी बारी से देखते हैं किस तरह सिंथेसिस। तो आप अब सबसे पहले समझिएगा, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि हमको क्या बनाना है, CH3Si CH3CL, या तो ये बनाना है या फिर हमें CH3, ये कोई सिंपल एल्काइल है, आप इथाइल भी ले सकते हैं, प्रोपाइल ले सकते हैं, पीएच ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोगों ने इसको ले रखा है। अगर हम लोग मान लीजिए 2 Cl को ही इंट्रोड्यूस, CH3 को इंट्रोड्यूस करना हो, तो इस तरह का स्टार्टिंग मटेरियल हम लोगों को बनाना होगा। या फिर हम लोगों को एक और टाइप का बनाना पड़ सकता है, वो है जिसमें 3 CH3 लगे हों, मिथाइल ग्रुप लगे हों, इस तरह से। तो ये सिंथेसिस होंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें जो है SiCl बॉन्ड का फॉर्मेशन है, यानी एक सिलिकॉन पे एक मिथाइल और क्लोरीन एटम का इंट्रोडक्शन करना है। तो सबसे बेस्ट सुटेबल जो स्टार्टिंग मटेरियल हम लोग CH3Cl ले सकते हैं, और इसको अगर हम लोग ट्रीट कराते हैं SiO2 के किसी भी क्रिस्टल से, कोई भी क्रिस्टल ले लें, क्वार्ट्स ले लें, ट्राइडाइमाइट ले लें, अगर स्ट्रोबाइट ले लें, अगर इन सब को ले लेते हैं, अगर यूज इसको लेते हैं। और आप इस चीज़ को समझिए, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जो SiO बॉन्ड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आप इसकी रिएक्शन को प्रोसीड करने से पहले मैं इस रिएक्शन को लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। कॉपर का पाउडर हम लोग लेते हैं और एज ए कैटालिस्ट और 573 केल्विन पे हीट करते हैं, तब जाके हमें कुछ कंपाउंड यहाँ पे मिलेगा जो स्टार्टिंग मटेरियल हम लोग को बनाना है। तो अब आप इसकी केमिस्ट्री बिहाइंड समझिएगा। सबसे पहले तो कि जो कार्बन है सिलिकॉन है, इसी तरह से ऑक्सीजन है और सल्फ़र है। इसलिए हम लोग देख पाते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3.4 है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.5 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम तो क्या होता है, घटती है। तो इसके केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट के 1.8 रह जाती है। इस चीज़ को समझिएगा। और अगर हम लोग साइज की बात करते हैं, तो जब हम लोग बात करते हैं राइट टू लेफ्ट जाने पे, तो साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है।
साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। इस चीज़ को समझिएगा। इसीलिए जब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड मान लीजिए CO2 में बनता है तो 2.5 और 3.4 का जो हम लोग डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का निकालते हैं तो वो डिफरेंस निकल के कितना आता है, तो वो डिफरेंस निकल के जो आता है वो आता है 0.9 यानी लेस देन 1.5 है। इसीलिए ये बॉन्ड मॉलिक्यूल जो है कैसा होता है, कोवैलेंट होता है। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोगों को आयनिक बनाना हो कंपाउंड्स तो उसका लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लगभग 2 से अधिक होना चाहिए, यानी 1.5 से अराउंड अधिक होना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करते हैं SiO बॉन्ड फॉर्मेशन की, तो इसमें SI की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 है, ऑक्सीजन की 3.4 है। जब आप इसका डिफरेंस निकालते हैं तो इसका डिफरेंस निकल के आता है 1.6 के अराउंड। तो आप समझ सकते हैं कि ये डिफरेंस जो है ग्रेटर देन 1.5 है, यानी कि ये किस रेंज में चला गया, कुछ ना कुछ आयनिक की रेंज में चला गया। मतलब इसको ना तो आयनिक कहा जा सकता है ना इसको कोवैलेंट, यानी कि जो SiO बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है और जो आयनिक बॉन्ड होता है उसके बीच का करैक्टर रखता है, उसके बीच का करैक्टर ये SiO बॉन्ड रखता है। यानी कि हम समझाने के लिए कह सकते हैं कि इसमें 50% आयनिक और 50% कोवैलेंट करैक्टर है। इस चीज़ को समझिएगा। तो यही कारण है कि जो क्रिस्टल SiO2 है उसमें SiO बॉन्ड बिकॉज ऑफ द स्पेशलिटी ऑफ द कोवैलेंट एंड आयनिक बिहेवियर, ये SiO2 का जो क्रिस्टल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इसका दूसरा कारण इसका नेटवर्क जो पॉलीमर है 2D में 3D में सीट है कि टेट्राहेड्रन फॉर्मेशन में है, इस अकॉर्डिंगली SiO2 का जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए उसको जो हम किसी कोवैलेंट, ये क्या है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, अगर इससे हम लोग ट्रीट कराते हैं तो इसके बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है, हाई टेम्परेचर चाहिए। तो उस हाई टेम्परेचर को ना देना पड़े इसलिए हम लोग कॉपर पाउडर का यूज करते हैं जो इस रिएक्शन को फिजिबल बनाता है, एक कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। अब आप इसकी मैकेनिज्म समझिएगा सबसे पहले तो कि किस तरह से ये प्रोसीड होता है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने CH3Cl ले लिया है और सबसे पहले कॉपर का कैटलिस्ट ये हमने पाउडर लिया है। तो कॉपर का एलिमेंट क्या करता है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये जाके इस CCl बॉन्ड में बैठ जाता है। इसको हम लोग मोर क्लियरली अगर ऑब्जर्व कराएं इस तरह से, और कॉपर से जब पास में आता है तो चूंकि ये डेल्टा प्लस टाइप का कंपाउंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये अट्रैक्ट होता है क्लोरीन की तरफ और मिथाइल की तरफ, और ये इस तरह से जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है इसका ट्रांजिशन स्टेट हम लोग बोलें तो इस तरह से, और Cu बॉन्ड फॉर्मेशन होने लग जाता है। फाइनली जो कंपाउंड हम लोगों को देखने में आता है वो आता है CH3CuCl। तो इसमें इसकी जो स्टेट है वो +2 है और ये -1 में चले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसने CH3Cl बॉन्ड को वीक कर दिया है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा। और ये 0 स्टेट में था, ये कह सकते हैं कि सेकंड स्टेट में चला गया। तो इस तरह से सबसे पहले तो ये काम करता है। उसके बाद में जो हमारा SI है, जो अभी क्या करेंगे, ऐसी एक और रिएक्शन होगी CH3Cl और फिर कॉपर के साथ में जब एक और मॉलिक्यूल ट्रीट करता है तो वो भी CH3CuCl टाइप का कंपाउंड बनाता है। वहीं पे अगर बीच में हम लोगों का क्रिस्टल अगर पड़ा हो SiO2 टाइप का, तो वो क्रिस्टल क्या हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि इसके 4 ऑक्सीजन से ये जुड़ा रहता है। तो ये जो ये इस पे CH3 पे निगेटिव, Cl पे भी निगेटिव, तो ये आपस में SI को डोनेट करने की कोशिश करते हैं और ये बॉन्ड टूटते हैं। इसी तरह से ये भी डोनेट करने की कोशिश करता है। तो फाइनली जो हमको कंपाउंड देखने को मिलता है वो किस तरह का कंपाउंड देखने को मिलता है, जिस तरह से SI है, SI जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो ये CH3, ऊपर वाला एक CH3, इसी तरह से ये Cl और Cl, और कॉपर जो है रिएक्शन में अलग से निकल जाता है, फिर दोबारा से कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है। तो कैटलिस्ट का काम है कि वो रिएक्शन में कम्प्लीटली भाग नहीं लेता, भाग तो लेता है लेकिन प्रोडक्ट में शामिल नहीं होता। तो इसीलिए कैटलिस्ट साइड में निकल जाता है और फाइनली हमको आप देख सकते हैं कि एक स्टार्टिंग मटेरियल इस तरह का मिल गया है। तो ये तो तब है जब 2 मॉलिक्यूल 2 मोल हमने जब CH3Cl लिए हैं। लेकिन अगर सपोज करिए हमको मॉलिक्यूल बनाना हो, स्टार्टिंग मटेरियल बनाना हो CH3 का होल थ्राइज SiCl, तो हमें इसके जो CH3Cl है उसके 3 मोल लेने पड़ेंगे, और जब SI से ट्रीट कराते हैं तो हमें मिलता है CH3 का होल थ्राइज SiCl।
इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए कि हमें सिर्फ एक ही मिथाइल चाहिए, यानी कि हमें MeSiCl3 टाइप का अगर कंपाउंड चाहिए है, तो क्या करेंगे, सिर्फ 1 मोल CH3 को हम लोग लेंगे और SiO2 से ट्रीट कराएंगे कॉपर की प्रेजेंस में हीटिंग करते हुए, तो हमें मिल जाएगा इसमें MeSiCl3। इस तरह का कंपाउंड मिलता है। तो इसलिए हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोगों को स्टार्टिंग मटेरियल्स मिलने लग गए हैं एक नॉर्मल सी रिएक्शन का यूज करते हुए। तो अब हम लोग सिलेन बनाने के लिए, सिलिकॉन बनाने के लिए, सिलिकॉन्स बनाने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। उसके पॉलीमर को बनाने के लिए हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिएगा। तो आप लेकिन यहीं पे एक कंसेप्ट को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो हम लोग CH3Cl को जो हम लोग लेते हैं सॉल्वेंट में और उसको हम लोग ट्रीट कराते हैं SiO2 मिनरल से, और कॉपर प्रेजेंट की उपस्थिति में हम लोग हीट करते हैं, तो हमें स्टार्टिंग मटेरियल ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर मटेरियल मिलेगा, उसमें हमें मिक्सचर मिलता है। मिक्सचर किस चीज़ का, MeSiCl3 का, Me2SiCl2 का, इसी तरह से Me3SiCl का एक मिक्सचर देखने को मिलता है। फिर प्रश्न आता है कि ऐसे ही एक और मिक्सचर देखने को मिल सकता है Me4Si का, इस तरह से। तो अब प्रश्न आता है कि इसमें से फिर मेजर क्या होगा। तो ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो मेजर फॉर्मेशन में स्टार्टिंग मटेरियल मिलेगा और ये हमें माइनर फॉर्मेशन में मिलेगा। तो अब ये प्रश्न आता है कि आप पूछिएगा कि ऐसा क्यों है, वो मेजर ये माइनर क्यों मिल रहा है। उसका कारण आप समझिए कि जो CH3Cu और Cl जो इंटरमीडिएट हमारा बन रहा था, इसमें इस पे +2 और इस पे -1, इस पे -1, तो ये किस तरह का बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड है। इस चीज़ को समझिएगा, ये जो है आयनिक बॉन्ड है और ये जो बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। इसीलिए Cl निगेटिव की जो अवेलेबिलिटी है मीडियम में रिएक्शन में वो कैसी है, ज़्यादा है, जबकि CH3 निगेटिव की अवेलेबिलिटी कैसी है, वो कम है रिएक्शन में। यही कारण है कि इसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड Cl वाले हमें प्रोडक्ट अधिक मिलते हैं, और जो Me4 से जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड हैं वो माइनर प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हो गई इसके बारे में, जो हम लोगों ने बात की कि किस तरह से स्टार्टिंग मटेरियल सिलिकॉन के लिए अगर बनाना हो तो हमें स्टार्टिंग मटेरियल का सिंथेसिस हम लोग इस तरह से करते हैं, जिसमें मेजर हमको MeSiCl3 मिलता है और माइनर में Me4Si मिलता है। अभी हम लोग प्रोसीड करते हैं थोड़ा सा, अब हम लोग प्रोसीड करते हैं किसके लिए, सिलिकॉन के लिए। सिलिकॉन को कैसे बनाना है अभी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। इस चीज़ को हम लोग डिटेल से देखते हैं कि किस तरह सिलिकॉन को बनाते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि जैसे CH3 है, Cl है, और इसको हम लोग सिलिकॉन ऑक्साइड मिनरल से अगर हम लेते हैं और कॉपर से ट्रीट कराते हैं 570 केल्विन पे, तो हम लोग देखते हैं क्या बनता है, Me2SiCl जो है, Cl2 जो है वो मेजर फॉर्मेशन में हमें देखा जाता है। अगर हम इसका सिंपली हाइड्रोलिसिस कर दें तो लास्ट रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि SiCl जो बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड है। SiCl के जो हैलाइड्स होते हैं वो कार्बन फैमिली में जितने भी हैलाइड हैं वो कोवैलेंट नेचर के होते हैं, बिकॉज ऑफ लो डिफरेंसेस इन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ईजिली हाइड्रोलिसिस हो सकता है। और यहाँ पे Si में एम्प्टी डी ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो Si में जाता है और बारी बारी से SiCl बॉन्ड टूटता है और हमें मिलता है क्या, SiOH। तो इस तरह से हमें ये लार्ज अमाउंट में मिल जाता है, जिस पे 2 OH अवेलेबल होते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये अब अपना स्टार्टिंग मटेरियल बना लिया है। अभी आप समझिएगा कि अब इसका जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, एक पॉलीमर है, तो इसका हमें पॉलीमराइजेशन करना होगा। तो किस तरह का पॉलीमराइजेशन हम लोग करेंगे, तो हम लोग करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो हम लोग करते हैं, पॉलीमराइजेशन जब हम लोग करते हैं तो आप समझिएगा कि किस तरह से प्रोडक्ट बनता है। ऑब्जर्व कीजिएगा कि SiMeOH, इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल अगर हम लोग ले लेते हैं इस तरह से, और हम लोग एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे ले लेते हैं इस तरह से, तो जब कंडेंसेशन होता है तो कंडेंसेशन में क्या होता है, वाटर निकल जाता है। तो यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा,
यहाँ से भी वाटर रिलीज हो जाएगा और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि क्या बनेगा। एक इसी तरह से रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो ये इधर भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इसी तरह से एम ई और ये OSI बॉन्ड बनता है। इस चीज़ को समझिएगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि क्या बना, ये हमारा बना है SiO-Si लिंकेज बनती है और ये पॉलीमराइजेशन 2D में। अब हम लोगों को पता है, हमने स्टार्टिंग मटेरियल क्या लिया था, Me2OH का होल ट्वाइस लिया, यानी कि जो पॉलीमराइजेशन है वो 2 डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पॉलीमराइजेशन 2 डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम लोग चाहते हैं कि पॉलीमराइजेशन 3 डायरेक्शन में जाए तो ऐसे ही हम लोग जो है MeSiOH का होल थ्राइज ले सकते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं सिंगल डायरेक्शन में जाए तो उसमें हम लोग फिर Me का होल थ्राइज SiO ले सकते हैं। तो अब आप समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि पॉलीमराइजेशन कंटिन्यू चलता रहेगा, तो इसलिए आप इस चीज़ को समझिएगा। तो अब हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे SiO-Si बॉन्ड के नेचर पे। अब थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये SiO-Si जो है वेरी स्पेशल बॉन्ड है, वेरी स्पेशल बॉन्ड है। आप जब अंडर ग्रेजुएशन में जाएंगे तो लेबोरेटरी में SiO-Si बॉन्ड बनाकर हम लोग सिलिकॉन पुट्टी का एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब आप ऑब्जर्व करेंगे कि कितना इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है SiO-Si का। तो इसका एक स्पेशली ये जो SiO-Si है ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह से यूजली ऑक्सीजन पे जब 2 सिग्मा होते हैं और ये लोन पेयर है तो ये बेंट शेप में होता है। तो ये बेंट शेप 2 तरह की हो सकती है, या तो टुवार्ड द इनवर्ड और टुवार्ड द आउटसाइड बेंट शेप हो, और ऐसा ही एटम यहाँ लगे रहते हैं। तो बाय गिविंग द टेम्परेचर, तो हीट एक्सचेंज के द्वारा जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी बदलती रहती है, ऑक्सीजन एटम और बेंट शेप में ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये फ्लेक्शनल बिहेवियर है जिसकी वजह से इसके अंदर जो है थर्मल जो कंपैटिबिलिटी है, थर्मल कॉम्पैटिबिलिटी जो है वो हाई पाई जाती है, हाई पाई जाती है। इस चीज़ को समझिएगा। अब चूंकि हम लोगों को पता है कि SiO-Si बॉन्ड जो है वो कैसा, आयनिक और कोवेलेंट दोनों के बीच का बॉन्ड है, दोनों के बीच का बॉन्ड है। तो इसीलिए इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन और कोवेलेंट अट्रैक्शन और रिपल्सन टाइप के बॉन्ड भी इसमें ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो इसीलिए आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि एक सिलेन की चेन को मैं आपको दिखाता हूँ, और इस सिलेन की चेन को अगर आप लोग कंटिन्यू करें तो जिस तरह से CH3 Me CH3 है और OSI इसी तरह से ये इस तरह से हो सकता है, और दूसरा वाला बॉन्ड इस तरह से हो सकता है। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी चेंज होती है। अब ये नीचे जा सकता है और ये ऊपर भी जा सकता है, इसीलिए SiO बॉन्ड को हम लोग फ्लेक्सिबल बॉन्ड कहते हैं। अब आप समझिएगा कि जब भी कोई पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है, जब भी कोई पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है तो उसमें हमें ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहेगी, उसको स्टॉप भी करना होता है। स्टॉप करना होता है तो स्टॉप करने के लिए हमको एक स्टॉपिंग मटेरियल चाहिए, या फिर केमिस्ट्री के टर्म में हम लोग कहते हैं कंट्रोलिंग मटेरियल। तो जैसे मान लीजिए कि यही पॉलीमर है जो हम लोगों ने सिंथेसाइज किया है, अगर हम लोग इसी को चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में प्रोसीड ना करे तो हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, हम लोग एक ऐसा स्टार्टिंग मटेरियल ऐड कर सकते हैं जिसमें मात्र एक OH हो। तो वो इस तरह से यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और उसके साइड में कोई भी OH नहीं होगा, तो ये रिएक्शन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगी। तो इसलिए इसी वजह से हम लोग जो है SiMeOH को यूज करते हैं, ट्रीट कराते हैं। जब हम लोग इस थोड़ा अमाउंट में इसको भी डाल देते हैं ड्यूरिंग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तो हमें लास्ट में जो पॉलीमराइजेशन हो रहा होता है वो स्टॉप हो जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में, क्योंकि फिर वहाँ पे
एमी आके जुड़ जाता है। अब ये रिएक्शन फर्दर इस डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं कर सकती। ऐसे ही अगर पॉलीमराइजेशन के लिए हम लोग एमी एस आई को इस डायरेक्शन से भी जोड़ देते हैं तो ये फिर इस डायरेक्शन में भी प्रोसीड नहीं कर सकता, इस डायरेक्शन में भी प्रोसीड नहीं कर सकता। तो इसीलिए इस टाइप के मटेरियल को हम लोग कंट्रोलिंग मटेरियल कहते हैं। अब आप समझिएगा कि इसको सिंथेसिस कैसे करेंगे। तो सिंथेसिस ऑफ कंट्रोलिंग मटेरियल, कंट्रोलिंग केमिकल कंपाउंड। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इसको सिंथेसिस कैसे करेंगे तो आप समझिएगा कि ये है क्या, SI एमी OH। तो हमको OH चाहिए, इसका मतलब समझिए हमको स्टार्टिंग में क्या लेना पड़ेगा, SI एमी Cl लेना पड़ेगा। यानी कि जब हम इस Cl का हाइड्रोलिसिस कर देंगे, H2O से हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें इस तरह का कंपाउंड मिल जाएगा। अब आप समझिए कि Me3SiCl कैसे बनेगा। उसके लिए हमें MeCl के 3 मॉलिक्यूल जो हम लेते हैं SiO2 के क्रिस्टल के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर और हीटिंग, तो हम लोग देखते हैं कि Me3Cl टाइप का कंपाउंड्स बनता है इसमें। और इस तरह से हम लोग ये कंट्रोलिंग मटेरियल बनाते हैं। ये क्या है, कंट्रोलिंग मटेरियल है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिलिकॉन पॉलीमरेज में कंट्रोलिंग मटेरियल क्या होता है। तो वो होता है Me3SiO टाइप का कंपाउंड जो है वो कंट्रोलिंग मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा। अब आप इसका डेली लाइफ का एग्जांपल देखिए सिलिकॉन का। तो जो सिलिकॉन है, हम सब लोगों ने बचपन में जो 5 रुपए की और 10 रुपए की जो बॉल आती थी प्लास्टिक वाली, जो जंपिंग बॉल होती थी जो काफ़ी स्मूथ और सॉफ्ट होती थी टच करने में, वो क्या थी, वो सिलिकॉन की बनी होती हैं। सिलिकॉन बॉल कहते हैं उनको, वो सिलिकॉन की बनी होती हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा क्यों होती है, हाई क्यों होती है। उसका कारण है क्योंकि उस बॉल में SiO टाइप का बॉन्ड पाया जाता है। जब हम उसको हिट करते हैं किसी रूफ पर तो ये बॉन्ड SiO बॉन्ड है वो फ्लेक्सिबल होता है आउटसाइड और इनवर्ड। तो इसीलिए वो SiO जो है बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट होकर SiO इस तरह की ज्योमेट्री शो करता है और फ्लेक्सिनल बिहेवियर शो करता है, जिसकी वजह से उस सिलिकॉन पुट्टी की बॉल में फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। तो ये तो एक बात हो गई। और दूसरा कारण इसका ये भी है कि चूंकि 2 लोन पेयर ऑक्सीजन पे हैं तो ये जो है sp3 टाइप का इसका हाइब्रिडाइजेशन है और ये जो बेंट शेप में है। तो ये बेंट शेप दोनों तरह से पॉसिबल है, इसलिए इसकी थर्मल कंपेरेबिलिटी भी है। तो अब सिलेन का एक और प्रॉपर्टी आप देखिएगा, सिलिकॉन का एक और प्रॉपर्टी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी आप समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करते हैं कि कोई भी एल्काइल चेन ले लें, जैसे CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH3 हो गया, कोई भी नॉर्मल एल्काइल चेन ले लें तो ये एक तरह से नॉन पोलर है। और अगर हम लोग बात करते हैं जैसे CH3Cl ले लें, इस तरह से अगर हम लोग CH3Si ले लें या फिर CH3SiOH टाइप का बॉन्ड ले लें, तो ये जो बॉन्ड हैं ये किस तरह के हैं, पोलर हैं। वाटर को अगर हम ले लें तो ये बेंट शेप में आता है, 2 लोन पेयर हैं इसमें, और इसकी डायरेक्शन को वेक्टर को देखें तो इस तरह से होगा और इस तरह से ये नेट रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। तो हम लोग देखते हैं तो ये भी क्या है, पोलर है। तो ये तो एक बात हो गई। अब आप इस चीज़ को समझिएगा कि जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का जो हमने फॉर्मेशन किया है उसमें क्या था, SI एमी मिथाइल ये SiO बॉन्ड है, यहाँ पे भी SiO बॉन्ड है इस तरह से। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है, मिथाइल एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये R, और ये एल्काइल ग्रुप आप समझिएगा कि जो नॉन पोलर है प्लस नॉन पोलर को जो हम आपस में मिक्स करते हैं तो वो मिसिबल होते हैं। वैसे ही अगर हम लोग पोलर को मिक्स करते हैं पोलर में तो वो डिज़ोल्व हो जाते हैं
अगर हम लोग बात करते हैं नॉन पोलर को पोलर के साथ में अगर डिसॉल्व करने की कोशिश करें तो नॉट डिसॉल्व नहीं होते। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। हम लोग देख सकते हैं कि एल्काइल ग्रुप इसमें क्या है, वाटर रिपेलिंग ग्रुप हैं, जो सरफेस पर किसी मटेरियल के इस तरह से ओरिएंटेड होते हैं कि जब आप वाटर की कुछ ड्रॉप्स अगर वाटर की ड्रॉप्स को लेंगे और आप उसको सिलिकॉन का कोई पॉलीमर मटेरियल लेंगे तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वाटर रिपेलिंग टेंडेंसी होगी। वाटर रिपेलिंग टेंडेंसी उसमें पाई जाती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि ये पोलर है और इसमें जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन में जो मिथाइल एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, जितना ज़्यादा बड़ा आर ग्रुप होगा उतना ज़्यादा रिपेलिंग टेंडेंसी होगा। जरूरी नहीं कि मिथाइल हो, प्रोपाइल एल्काइल नॉनाडेकेन टाइप के लॉन्ग चेन एल्काइल्स इसमें हो सकते हैं। तो ये तो एक बात हो गई, और इसीलिए इसकी थर्मल कंपेटिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। ये भी इसका एक प्रॉपर्टी है इसका। और ये केमिकल के रेजिस्टेंस है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में इजीली अंडरगो नहीं होता, क्योंकि SiO बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसी तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं वाटर प्रूफ फैब्रिक में, और दे आर बायो कंपेटिबल मटेरियल। इनको हमारी बॉडी में भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आता। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो इन्वायरमेंट में हम लोग इंडस्ट्री में लोग देखते हैं कि कान कट जाता है तो लोग नकली कान को लगाते हैं, तो नकली कान इन्हीं के बने होते हैं, सिलिकॉन्स के बने होते हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, सर्जिकल ऑपरेशंस में हम लोग यूज करते हैं बायो कंपेटिबल मटेरियल के रूप में सिलिकॉन को। तो ये तो कुछ बात हो गई, सिलिका के कुछ मटेरियल थे। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं सिलिकेट की। तो सिलिकेट्स क्या हैं? सिलिकेट्स एक्चुअली SiO4 नेगेटिव की यूनिट होती है। एक्चुअल में ये जो मिनरल है नेचर में पाए जाते हैं, आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये फेल्सपार के रूप में मिलते हैं, जियोलाइट के भी रूप में मिलते हैं, माइका के भी रूप में मिलते हैं, एस्बेस्टॉस के भी रूप में मिलते हैं। तो ये क्या हैं? सिलिकेट मिनरल हैं। इस चीज़ को समझिएगा, सिलिकेट्स मिनरल हैं ये सारे, और ये इस फॉर्म में मिलते हैं। इन सब में जो SI का जो ज्योमेट्री है वो कैसा होता है? टेट्राहेड्रन होता है। इस तरह से इन सब पे नेगेटिव चार्ज है, तो इनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका दिखाया जाता है इस तरह से, और सेंटर में SI होता है और इसके ऊपर छुप जाता है ऑक्सीजन के पीछे। तो यहाँ पे भी नेगेटिव दिखाते हैं, यहाँ पे भी एक नेगेटिव, यहाँ पे एक नेगेटिव, यहाँ पे भी एक नेगेटिव। तो इस तरह से ये टेट्राहेड्रन फॉर्मेशन में जाता है। ये रिप्रेजेंटेशन है, तो ये टेट्राहेड्रन फॉर्मेशन में जाता है। तो अब चूंकि हम लोग देख सकते हैं कि ये डायरेक्शनल है, यानी कि इस डायरेक्शन से भी जुड़ सकते हैं, इस डायरेक्शन से भी, इससे भी, इससे भी। इसीलिए जो टेट्राहेड्रन है, टेट्राहेड्रन जो है वो 2D चेन टाइप का भी हो सकता है। इसी तरह से ये जो है रिंग टाइप का भी हो सकता है और सीट टाइप का भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल जो है, सिलिकेट का एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो सिलिकेट का एग्जाम्पल हो गया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्लास, और दूसरा है सीमेंट। तो ये सिंथेटिक हैं, ग्लास और सीमेंट। तो आप समझ सकते हैं कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्लास क्यों टूट जाता है चूर चूर होकर। उसका कारण है क्योंकि ग्लास में फ्लेक्शनल बिहेवियर नहीं है, फ्लेक्शनल बिहेवियर नहीं है। और क्यों नहीं है बिहेवियर? क्योंकि इसमें यूनिट है SiO नेगेटिव टाइप की, यानी SiO4 नेगेटिव टाइप की रिजिड यूनिट होती हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में जुड़ी होती हैं, नॉट लाइक दैट द SiO2 कोवेलेंट फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। इसीलिए ये जो दो यूनिट हैं इसकी टेट्राहेड्रन की फॉर्म में नेचर में पाई जाती हैं। इस चीज़ को समझिएगा। वैसे ही जियोलाइट है, जो जियोलाइट की जो यूनिट है वो SiO2 की यूनिट है, यानी कि उसमें सिर्फ 2 चार्जेस होते हैं SiO में। इस तरह से आप समझिएगा, इस तरह से आपस में जुड़े होते हैं, इस तरह से ये प्रोसीड करते हैं। अब आप इस चीज़ को समझिएगा कि अगर इसी जियोलाइट में अगर हम लोग जो अपना जियोलाइट में SI है, तो हमें पता है कि SI पर +4 चार्ज है, क्योंकि ये ग्रुप 14 का है।
अगर हम लोग इसको एल्युमिनियम से, इसके कुछ एटम को एल्युमिनियम से रिप्लेस कर देंगे तो एल्युमिनियम की जो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट है वो +3 होती है। तो मान लीजिए अगर हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं Al से, तो ऑटोमेटिकली इस पे +3 था, इस पे +4 है, तो नेट जो मॉलिक्यूल पे यूनिट पे चार्ज होगा वो कैसा होगा, माइनस होगा। इसीलिए जब हम इसको इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ इम्प्योरिटी एल्युमिनियम की डालते हैं, तो फाइनली जो मटेरियल मिलता है उसको हम लोग कहते हैं जियोलाइट। उसको हम लोग कहते हैं जियोलाइट या फिर ZSM5 के नाम से फेमस है ये। और ये कैसा है, चार्ज मटेरियल है ये, चार्ज मटेरियल है ये, चार्ज मटेरियल है। इसको हम लोग AlSiO3 2 नेगेटिव के रूप में भी देख सकते हैं। और ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है ये। और जियोलाइट जो है, इसी तरह से ये जो है वाटर फिल्ट्रेशन में भी यूज किया जाता है, वाटर फिल्ट्रेशन में यूज किया जाता है। क्या क्यों यूज किया जाता है उसका रीज़न समझिएगा, क्योंकि इस पे 2 नेगेटिव हैं और जो हमारा हार्ड वाटर होता है उसमें क्या होता है, सोडियम, Mg, कैल्शियम, इस टाइप के आयन होते हैं। तो जब हम ZSM5 को जब हम यूज करते हैं तो वो इन मेटल इन जो कैटायन है इनको रिमूव कर देता है और वाटर को कैसा बना देता है, सॉफ्ट बना देता है, सॉफ्ट वाटर के पीने योग्य पानी को बना देता है। तो ये जियोलाइट का एक महत्वपूर्ण जो हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन है इंडस्ट्री में। जो यूजली जो फिल्ट्रेशन में यूज होता है ZSM5 वो होता है हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड ZSM5 होता है इस तरह से। और जो जियोलाइट है उसका यूज हम लोग करते हैं इसी में एल्कोहल जैसे हम लोग लेंगे, एल्कोहल को अगर हमको गैसोलीन में अगर हम लोगों को डायरेक्टली कन्वर्ट करना हो तो जो हम लोग ZSM5 कैटलिस्ट को यूज कर सकते हैं जो डायरेक्टली गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो ऑल अबाउट सिलिकॉन के हम लोगों ने ऑक्साइड, मिनरल, सिलिकेट्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। और अभी हम लोग पूरी कार्बन फैमिली को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आता है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और इस PDF जो मैंने अभी नोट्स बनाया, इस PDF को अगर आप पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, उस लिंक पर टच करके जो टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कीजिएगा।